Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th of June 2025. 16 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा. प्लीज़ 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 डू लाइक द वीडियो. 100 से 200 लाइक तक के बीच में आप करवाइए तो मुझे भी थोड़ा मज़ा आए. जो लोग भी देख रहे हैं वो अपनी तरफ से एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लाइक कर लें, ठीक है ना. स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ क्वेश्चंस मैं आज देना चाहता हूं जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस कुछ आपको नया सिखाएंगे डेफिनेटली. सबसे पहला सवाल जैसे कि आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. इसमें गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट लिखा है, सामने लिखा है ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस. मथुरा स्कूल लिखा है प्योरली इंडिजिनस, एंड अमरावती स्कूल लिखा है सतवाहना पीरियड. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड. 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 and 2. तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर. लेट मी टेल यू द आंसर नाउ. द आंसर फॉर दिस इज C 1 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं. द कंसेप्ट ऑफ सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट वाज एलैबोरेटेड इन. सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट इनमें से कौन से किताब में या कौन से आपको लिटरेचर में देखने को मिलती है. ऑप्शंस आर ए अर्थशास्त्र, बी मनुस्मृति, सी महाभारत एंड डी ऋग्वेद. सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट कहाँ पे एलैबोरेटेड है. आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. आसान सवाल है. कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी कि ए आंसर होगा इसका. वहां पे सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट मिलती है आपको. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरिज्म की फिलॉसफी जो है, एथिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ते हैं. तो क्या है ये. ऑप्शन है ड्यूटी बाउंड एथिक्स, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर, कैटेगोरिकल इंपरेटिव, एंड डी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत ही आसान बताता हूँ. यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर. मतलब कि अगर आपको कोई काम जानना है कि एथिकल है कि नहीं है तो आप देखो कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस किस किस काम को करने से ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को मिल सकती है, ठीक है ना. तो बस अपन यही चेक करते हैं इसमें, ठीक है. बाकी कैटेगोरिकल इंपरेटिव जो लिखा है वो इमैनुअल कांट की फिलॉसफी है. सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप सबको पता, आई थिंक रूसो की फिलॉसफी है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज क्वेश्चंस. कुछ सीखने को मिला होगा आपको. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. पहली न्यूज़ है एक्सियोम फॉर्मेशन. आप सबको पता है एक्सियोम फॉर्मेशन कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व है. पहले तो नासा इसमें इन्वॉल्व है, ऑब्वियस सी बात है. ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है. इसरो हमारा इन्वॉल्व है. इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, मेन नाम आपको याद रखना है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का, हु विल बी गोइंग इनटू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. 14 दिनों के लिए रहेंगे. 41 सालों के बाद ये चीज़ हो रही है. इसके पहले राकेश शर्मा हमारे यहाँ से इंडिया से गए थे. फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस फ्रॉम इंडिया वाज राकेश शर्मा. एंड नाउ इट इज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हु विल बी टेकिंग पार्ट इन दिस एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. तो एक्सियोम फॉर्मेशन जो है ये भी माइक्रोग्रेविटी के ऊपर पढ़ेगा, स्टडी करेगा एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी स्टडीड बाय दिस एक्सियोम फॉर्मेशन. बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स भी है, माइक्रोग्रेविटी इज वन ऑफ देम. और इसमें एक याद रखेगा कि अभी इसका जो टेक ऑफ है, मतलब कि अब जो इसका शेड्यूल्ड है, प्लान है, वो है 19 जून को. पहले 10 जून को था, लेकिन उसके बाद डिले हुआ, फिर 1-2 दिन और बढ़ा. ऑक्सीजन लीक की समस्या देखने को मिली थी. द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन लीक वॉज देयर, ठीक है ना. कौन सा था. ऑक्सीजन लीक, लिक्विड ऑक्सीजन लीक, है ना. तो लोल हो जाएगा यार. लिक्विड ऑक्सीजन लीक में लिखूंगा तो लोल हो जाता है, देखो, है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आर्टिकल. पहली तो एक्सियोम 4 हमने देख लिया, जो बेसिक फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए. आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. यहाँ पे सेकंड जो न्यूज़ है वो है इंडिया सेंड्स फर्स्ट बैच ऑफ मशीनरी टू सूरीनाम, ठीक है ना. तो इंडिया ने फर्स्ट बैच ऑफ मशीनरी भेजी है टू, फाइनल बैच ऑफ मशीनरी सॉरी भेजी है टू सूरीनाम. एंड ये एक तो स्कीम पहले मैं आपको बताता हूँ. स्कीम है सीड्स स्कीम. याद रखिएगा इंडिया में एक सीड्स स्कीम चलती है. ये लिख लो आप लोग, कमेंट अपने नोट्स में ऐड कर लो. सीड्स स्कीम का फुल फॉर्म है सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ SMEs, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए एक स्कीम इंडिया ने चलाई है, सीड्स स्कीम, सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है ना. डेवलपमेंट ऑफ SMEs, ठीक है. तो डेवलपमेंट ऑफ SMEs के लिए सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट इंडिया करता है. इसके लिए सूरीनाम आप सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है. स्पेशली जो हमारा कैरिबियन रीजन है, साउथ अमेरिकन रीजन है, वहाँ के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये आपको देखना है कि एक बार मैप खोल लीजिएगा. मैप में आप मुझे सूरीनाम के बॉर्डरिंग कंट्रीज कमेंट सेक्शन में लेकर के बता दीजिए. मैप में
सूरीनाम के बॉर्डरिंग कंट्रीज अगर आप लिख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेट मी शो यू दैट। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। हालांकि मैंने एक मैप और खोल रखा है अभी आपको बताने के लिए, बट लेट्स ओपन दैट मैप। ओके, सो यहाँ पे अपन देख लेते हैं इसको। द हिंदू खुला हुआ है। ठीक है, सूरीनाम का मैप मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। लेट मी शो केस यू दैट। तो जैसा मैंने आपको बताया, साउथ अमेरिकन कंट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट साउथ अमेरिकन कंट्री है ये। I don't know why these maps used to be very good, but now they are not of that high quality. हाँ, एनीवेज वी गॉट वन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है साउथ अमेरिका पार्ट में। यहाँ पे आपको ये जो बीच में कंट्री दिख रही है, दिस इज योर सूरीनाम। ठीक है ना। तो इसके इधर साइड आपको गयाना दिख रहा होगा, इधर साइड आपको फ्रेंच गयाना दिख रहा होगा, बीच में दैट इज सूरीनाम। तो दैट इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नीचे आपको ब्राज़ील भी दिखेगा। फिर इसके दो डिस्प्यूटेड रीजन भी हैं, एक तो फ्रेंच गयाना के साथ है, दूसरा गयाना के साथ है। ठीक है ना। बोथ ऑफ देयर दे हैव सूरीनाम हैज दैट disputed region and Paramaribo जो कैपिटल है, द पारामारिबो इज द कैपिटल ऑफ सूरीनाम। तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं। नीचे ब्राजील से भी बॉर्डर टच होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये देखो ऊपर कैपिटल पारामारिबो दिखा है, गयाना, फ्रेंच गयाना, नीचे ब्राजील, तीन कंट्रीज है जहाँ बॉर्डर टच होता है। ठीक है ना। तो एक मैप मुझे साइप्रस का और दिखाना है, आगे न्यूज़ आएगी तब बताऊंगा। बट याद रखिएगा कि सूरीनाम कहाँ पर है और सूरीनाम को क्या हमने ट्रांसफ़र किया है, क्यों ट्रांसफ़र किया है। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया। सीड्स स्कीम यानी कि जो सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसएमईज स्कीम्स। ठीक है ना। सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसएमईज यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट के लिए ये किया जा रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सूरीनाम की लोकेशन भी हमने देख ही ली है, बॉर्डरिंग कंट्रीज में हमने देख लिया। आगे मूव करते हैं। इंडिया विल कंटिन्यू एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन टाइज विद साइप्रस। अब प्राइम मिनिस्टर इस समय साइप्रस है। साइप्रस की एक्चुअली कैपिटल न्यूज़ में थी, तो उसका नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्यों नोट कर लीजिएगा, इसका रीज़न ये है कि यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है लोकेशन बेस्ड। यहाँ पे जो निकोसिया है, द कैपिटल ऑफ साइप्रस इस निकोसिया, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गए हैं। और याद रखेगा कि साइप्रस एक कैसी कंट्री है, एक आइलैंड नेशन है। साइप्रस इज अ आइलैंड नेशन, मतलब कि यहाँ कोई बॉर्डरिंग इसकी कंट्री नहीं है, ये आइलैंड है, बिल्कुल पानी के बीच में टापू का वाली जगह है। हाँ, निकटतम आपको यहाँ पे टर्की देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो जैसे देखो ये छोटा सा जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, निकोसिया लिखा हुआ कैपिटल, दैट इज द साइप्रस। अब देख सकते हो आप क्या आइलैंड नेशन है, मेडिटेरेनियन सी में लाई करता है, तो इट लाइज इन द मेडिटेरेनियन सी। ऊपर आपको टर्की दिखेगा, इधर साइड सीरिया दिखेगा, देन लेबनान भी दिखेगा, इसराइल भी दिखेगा, कायरो दिखेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रीजन, हालांकि लोकेशन वाइज है ना। एंड मैंने आपको बता दिया निकोसिया आप ज़रूर याद रखना। तो दीज आर सम फैक्ट्स विच यू कैन रिमेंबर। मैप मैंने आपको दिखा दिया, लोकेशन आपको बता दी, इंपॉर्टेंट सिटी जो इंपॉर्टेंट निकोसिया है वो भी बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो टॉपिक है वो है एआई एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग, कैन द पॉलिसीज मैच आर एम्बिशन। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक टर्म बताना चाहता हूँ, बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। बायो मैन्युफैक्चरिंग लिख लो, आप लोग अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो कि बायो मैन्युफैक्चरिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ इंजीनियर्ड माइक्रोबियल प्लांट एंड एनिमल, मतलब कि आप किसी भी सेल का यूज़ कर सकते हो, प्लांट सेल का, एनिमल सेल का, माइक्रोबियल सेल का। उसका यूज़ जब आप करते हो इंजीनियर्ड तरीके से यूज़ करते हो, मतलब कि उसका आप यूज़ करते हो एंड कंट्रोल टू प्रोड्यूस कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, आप कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाते हो लार्ज स्केल में, तो उसको हम बायो मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की बाय यूजिंग इंजीनियर्ड माइक्रोबियल प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है ना, विद इंक्रीज्ड प्रिसीजन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस बायो मैन्युफैक्चरिंग टर्म, ये समझ में आया गया होगा। अब सबसे पहले ऑथर ने आप बताया कि किस तरीके से जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है उससे हमने बायो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी, है ना। तो आप सबको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा एडवांस्ड रूप है बायो मैन्युफैक्चरिंग। अब ऑथर ने यहाँ पे बायो मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक और नई चीज़ जोड़ दी है, एआई प्लस बायो मैन्युफैक्चरिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंटल भी है।
तो एआई प्लस बायो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट और हो जाता है, जो कि काफ़ी काम आने वाला है। इसके लिए ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि बायोकॉन का एग्जाम्पल दिया है। बायोकॉन क्या कर रहा है? बायोकॉन इंडिया का लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी फर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या कर रहा है? इट इज इंटीग्रेटिंग एआई टू इंप्रूव ड्रग स्क्रीनिंग एंड इट्स बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो ड्रग स्क्रीनिंग के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ। बेंगलुरु में एक स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस करके एक इंस्टीट्यूट है, या इंस्टीट्यूशन है, जो कि यूज़ करता है एआई इन जीनोमिक्स। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, डिजिटल ट्विंस, याद रखिएगा। डिजिटल ट्विन का मतलब क्या होता है? वर्चुअल रेप्लिका ऑफ इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। याद रखिएगा, डिजिटल ट्विन का मतलब होता है कि इट्स द वर्चुअल रेप्लिका ऑफ अ इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आप इस तरीके से एआई का यूज कर सकते हो कि आप डिजिटल ट्विन क्रिएट कर सकते हो, और न केवल डिजिटल ट्विन क्रिएट कर सकते हो बल्कि सिमुलेशंस भी रन कर सकते हो। मतलब कि बिना किसी फर्मेंटर को टच किए हुए आप समझ सकते हो कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो दिस इज व्हाट डिजिटल ट्विन डज फॉर यू, ना, रेप्लिका, डिजिटल रेप्लिका और वर्चुअल रेप्लिका ऑफ अ इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि इंडिया ने क्या क्या रेगुलेटरी चीजें की हैं अभी रिसेंटली। तो इंडिया ने दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज निकाली है। एक है बायो ई3 पॉलिसी। बायो ई3 पॉलिसी याद रखेगा। बता दूं, बायो ई3 पॉलिसी का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा, बायो ई3 का फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड ये बेसिकली क्या है इस पॉलिसी के अंतर्गत? तो मैं बता दूं, इस पॉलिसी में 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाएंगे। याद रखिएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाएंगे, बायो फाउंड्रीज बनाई जाएगी, बायो एआई हब्स बनाए जाएंगे। ऑल दिस विल ब्रिंग टुगेदर द बेस्ट माइंड्स ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड डेटा। ठीक है ना? तो बेस्ट माइंड्स जो है साइंस की, इंजीनियरिंग की, डेटा की, उनको एक साथ लाना है। बायो एआई हब्स, बायो फाउंड्रीज, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स, ये सारी चीजें बनाई जाएंगी। इसके अलावा इंडिया एआई मिशन भी है, जो कि एआई रेवोल्यूशन के लिए काम कर रहा है, जिसमें कह रहा है कि भाई एआई को न केवल इनोवेटिव बनाना है बल्कि एआई को एथिकल भी बनाना है। ठीक है ना? तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। समझ में आ गया होगा आपको। अब जो बात चल रही है ऑथर की, वो ये चल रही कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है डेटा गवर्नेंस की। ठीक है ना? तो ऑथर ने कहा है कि भाई डेटा गवर्नेंस जो है सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि आप जब एआई मॉडल्स बनाते हो ना, व्हेन यू यूज एआई मॉडल्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है डेटा का। अब आप डेटा किस तरीके का यूज करते हो, वो डिसाइड करेगा कि एआई आपका किस तरीके का डेवलप होगा। तो बड़ा इंक्लूसिव डेटा लेना है, इसके साथ साथ डेटा प्राइवेसी और सारी चीज़ों को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। न केवल ये, बल्कि इसके अलावा इंडिया में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो भी हमको काफ़ी इनकम्पासिंग बनाना पड़ेगा। मतलब एक तो बायोटेक्नोलॉजी इनकम्पास करना है, प्लस एआई इनकम्पास करना है, प्लस इसको एथिकल भी रखना है, इसका यूज भी एथिकल रखना है। तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर, है ना? और केवल हमको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए डेटा कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बल्कि खुद मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टैलेंट पे। ये केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए नहीं कि आपने मुंबई दिल्ली में कर लिया, बाकी जो छोटी जगह हैं वहां पे भी आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। काफी अच्छा आर्टिकल था, समझ में आ गया होगा। मोर माइंड स्पेस इन इंडिया इन अमेरिकाज इमेजिनेशन। अब ये जो आर्टिकल है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। एक्चुअली चाइना के लिए एक स्कॉलर प्रोग्राम अमेरिका ने स्टार्ट किया है, चाइनीज के लिए, मतलब चाइनीज को समझने के लिए। इसका नाम है श्वार्ज़मैन स्कॉलर्स प्रोग्राम। 2016 में लॉन्च हुआ है, एंड इट इज बेस्ड एट बीजिंग्स सिंघुआ यूनिवर्सिटी, वाज एक्सप्लिसिटली मॉडल्ड आफ्टर द रोड्स स्कॉलरशिप फाउंडेड इन 1902। इट्स मिशन इज एम्बिशियस टू कल्टिवेट अ फ्यूचर जनरेशन ऑफ ग्लोबल लीडर्स डीपली फेमिलियर विद चाइनीज सिस्टम। तो कुल मिलाकर के चाइना के सिस्टम से फेमिलियर ग्लोबल लीडर्स आगे डेवलप हो सके, इसके लिए श्वार्ज़मैन स्कॉलर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था अमेरिका के द्वारा 2016 में, एंड इट इज इन बीजिंग बेस्ड सिंघुआ यूनिवर्सिटी। ऑथर का ये कहना है कि कोई ऐसा इक्विवेलेंट प्रोग्राम इंडिया के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये एक्सीडेंट नहीं है, महज एक एक्सीडेंट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही नहीं है बस। इसका एक बहुत सोचा समझा रीज़न है कि इंडिया की अभी वो इमेज इंटेलेक्चुअली या जो भी कहना चाहिए ऐसी अमेरिका के सामने नहीं है जैसे कि चाइना के लिए है। ठीक है ना? कुल मिलाकर के वो चाइना को इंपॉर्टेंट समझते हैं, चाइना को बहुत ज़्यादा सेंट्रल समझते हैं, इंडिया को पेरिफेरल समझते हैं। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग।
कि हम चाइनीज़ जैसे मतलब उस लेवल पे नहीं है, हमको लगता होगा इस तरीके से कि हम हैं, बट एक्चुअली में अमेरिका ने एक श्वार्ज़मैन प्रोग्राम पूरा बना रखा है चाइनीज़ उनके मॉडल को समझने के लिए। वहाँ पे हम ऐसे लीडर्स डेवलप कर रहे हैं जो चाइनीज़ सिस्टम के साथ कस्टम्ड हो, बट हमने इंडिया के लिए ऐसा नहीं किया है ना। एंड दैट इज़ व्हाट द ऑथर सेज कि इंडिया जो है इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्यों नहीं रख पा रहा है, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया इज़ ऑफन मिसअंडरस्टूड, मिसरिप्रेजेंटेड और ऑफन सिंपली मिसिंग इन द फ्रेमवर्क दैट शेप द वेस्टर्न एलीट अंडरस्टैंडिंग। तो हम कहीं ना कहीं उनके फ्रेमवर्क से मिसिंग है, ठीक है ना। एंड चाइना जो है इट वाज बेसिकली ए साइड ऑफ आइडियोलॉजिकल कंपटीशन, और बाद में एक पार्टनर बन गई ग्लोबल कैपिटलिज्म में। एंड इंडिया हमेशा नॉन अलाइनमेंट, सेल्फ रिलायंट, ये सारी चीज़ें बोलती रह गई। इस कारण से अब देखो आज हमारे पास कुछ नहीं है। और दूसरा, हम बड़े मुद्दों पे बात भी नहीं कर पाते। ये भी चीज़ ऑथर ने बोली कि भाई जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वहाँ पे हम एब्सटेन कर जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वोटिंग से आप एब्सटेन करते हो, आप किस तरीके से दूसरे के सामने अपनी इमेज बनाओगे। आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको एक अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट एब्सटेन एवरी टाइम, यू कैन नॉट से न्यूट्रलिटी एवरी टाइम, यू कैन नॉट से नॉन अलाइनमेंट every time, and you are trying to become a world leader, you are trying to get a UNSC permanent seat, you are trying to get veto power, and you are abstaining almost from every vote. So that is what the big question is। author ने कहा कि Chinese image is much higher than that of Indian image। तो कोई गलत बात भी नहीं है। अगला है वाटर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ भी रिसेंटली आपको पता होगा कि जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है अजय सूद, उनका रिकमेंडेशन ये आया था कि जो फ्लू गैस है डीसल्फराइजेशन यूनिट्स है उसको हम मैंडेटरी नहीं करेंगे फॉर द कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट। सारे कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स के लिए मैंडेटरी नहीं करेंगे। देखो अभी भी रिसेंटली जो लास्ट आया था अपडेट वो ये था कि सबके लिए मैंडेटरी था, लेकिन अभी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने रिकमेंड किया है कि हमको अब ये पॉलिसी हटा देनी चाहिए। केवल कुछ के लिए हमको मैंडेटरी रखना चाहिए, बाकी के लिए मैंडेटरी नहीं करना चाहिए। 500 से ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिनमें से केवल 37 से 39 थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पर कि ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स लगी हुई हैं। फ्लू गैस होती क्या है? तो फ्लू गैस एक बाय प्रोडक्ट है ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल कंबशन होता है उसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, बाय प्रोडक्ट ही फ्लू गैस कहलाती है। फ्लू गैस में पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, ये सारे इसमें आपके क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द पॉल्यूटेंट्स विच आर देयर, ठीक है ना। एंड एफजीडी यूनिट जो होती हैं दे स्पेसिफिकली टारगेट द SO2 एमिशन इन द फ्लू गैस। तो SO2 को टारगेट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को टारगेट करता है। और सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है जिसको कि बेसिक कंपाउंड्स के साथ ट्रीट किया जाता है जो एफजीडी यूनिट में होता है, जो कि इसको फिर न्यूट्रलाइज कर देता है पॉल्यूटेंट को, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये है कि हालांकि जितने भी रिकमेंडेशंस आज तक आपने देखे होंगे उसमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो पॉलिसी है वो होनी चाहिए थी कि इसको मैंडेटरी किया जाए, बट नाउ चूंकि थर्मल पावर प्लांट्स लगा ही नहीं रहे हैं तो गवर्नमेंट अब रीजन दे रही है और कह रही है कि नहीं भाई इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैज बीन द थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। हाउ डू ब्लैक बॉक्सेस वर्क? अब ये ब्लैक बॉक्सेस क्या होते हैं? अभी चूंकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट भी हुआ है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर दिस ब्लैक बॉक्सेस। तो पहली चीज तो एक मिसकंसेप्शन बता दूं, ब्लैक बॉक्सेस ब्लैक नहीं होते, दे आर पेंटेड ब्राइट ऑरेंज, ठीक है ना। दे आर पेंटेड ब्राइट ऑरेंज टू इंश्योर हाई विजिबिलिटी। अनलाइक द नेम, ब्लैक बॉक्सेस आर पेंटेड ब्राइट ऑरेंज टू इंश्योर द हाई विजिबिलिटी, ठीक है ना। ब्लैक बॉक्सेस जो होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और एक होता है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DFDR। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और एक होता है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DFDR, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। DFDR जो है दे आर कोटेड विद ब्राइट ऑरेंज कलर्ड, ट्रीटेड विद रिफ्लेक्स मटेरियल फॉर हाई विजिबिलिटी। और फिर ये क्या करते हैं बेसिकली जितना भी मतलब इसके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड सिग्नलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन फॉर अंडर वाटर भी है कि पानी के अंदर चले जाए तो भी आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। बाकी हिस्ट्री लिखी है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है ना। ब्लैक बॉक्सेस की हिस्ट्री आपसे कोई नहीं पूछेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।